क्यों यार? अच्छा मैंने कहा था मेरा कहानी आपने सुन के था? लेखन नहीं। कथा रंग से ही शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल से ये मेरी चौथी कहानी होगी, चौथी या पांचवी। और ये कहानी करीब 4 महीने से अटकी हुई थी, लेकिन इसके मेरे पास करीब 4 एंड थे, लेकिन अभी एक एंड चुनकर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और वो आप सबके सामने रख रहा हूँ, जो भी आप सबका आदेश है। कहानी का शीर्षक है आस्तीन का सांप। एक मिनट, बिल्कुल पता नहीं है सच में। वहाँ कंफर्टेबल ना हो तो आप यहाँ आ जाएं, आपको माइक यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। जी। रिक्शे का पैडल चल तो आगे की ओर रहा था, लेकिन हर पैडल के साथ मैं उतना ही पीछे लौट रहा था। सच में नहीं पता। यादों के पैडल उल्टे चलते हैं। अमूमन सफर में लोग अक्सर आगे ही जाते हैं, पर पीछे लौटने का सफर छोटा तो होता है, पर उसके कदमों की फलांग लंबी होती है। 4-5 कदम में ही कई साल नाप लेता है। थोड़ी देर अटकता है, फिर आगे की ओर लुढ़क पड़ता है। जिस प्रकार 4-5 पैडल मारकर रिक्शे वाला रुक जा रहा था, पैरों को आराम देते हुए रिक्शे को अपने आप लुढ़कने दे रहा था, अपने शहर में 15-16 साल बाद लौटना मुझे पैडल दर पैडल पीछे की ओर लेता जा रहा था। मैं मन में भी रिक्शा चला रहा था। धीरे धीरे पीछे की ओर पुरानी परतों पर नए रंग के मुलम्मे चढ़ रहे थे। कहीं कहीं काई भी जमी दिख रही थी, पर काई का होना पूरेपन को पूरा कर रहा था। गुजरे समय में काई और फफूंदी तो होती ही है। गुजरती पीछे छूटती सड़क के साथ मैं बाहर बदले और अंदर के धुंधले शहर को एक के ऊपर एक रखते हुए आए हुए बदलाव को नापता जा रहा था। उसके शरीर का तनाव मुझे अपने अंदर भी महसूस हो रहा था। मैं भी बोझ खींच रहा था, ठीक उसी तरह जैसे रिक्शे वाला एक अपना और एक पीछे बैठी सवारी और उसके माल असबाब का बोझ ढोता है। हम सब भी तो रिक्शे वाले ही हैं। हर किसी के पास एक रिक्शा है, जिसमें पीछे की सीट का भार हमेशा बदलता रहता है। खाली सीट किसी भी रिक्शे वालों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। मैं रिक्शे के पैडल की लय से जुड़ गया था। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर थोड़ी देर का विराम। चेन पर पड़ने वाला तनाव थोड़ी देर के लिए सांस छोड़ते हुए लटकता था, तो लगता यही तो सबको चाहिए होता है, बोझ को उतार कर सांस लेना। चैन के तनाव में 5 पैडल तक कपकपाना और फिर कुछ समय तक के लिए ढीले होकर सुस्ताना मुझे यादों में कहीं रोक रहा था तो कहीं आगे बढ़ा रहा था। शहर मुझे अपने नए हो चुके हिस्सों से मेरे पुराने हिस्सों पर पैबंद लगाता जा रहा था। कुछ पैबंदों में सिलाई की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। ज़्यादातर हिस्सों की बस उम्र ही बड़ी दिख रही थी। कहीं कहीं साइन बोर्ड नियॉन वाले हो गए थे। कुछ शोरूम टाइप दुकानें बन गई थीं। शहरों का अलग तरह का मेकअप होता है और गांवों का अलग। रिक्शे वाले की पीठ मेरी ओर थी। रुके हुए एक पैडल पर अपनी देह का पूरा बोझ डाले आगे देखता हुआ। कभी वह सड़क पर तैरता तो कभी सड़क को रौंदता। क्या हर रिक्शे वाले की पीठ ऐसी ही होती है, झुकी, तनी, पथरीली और कभी कभार ढीली? अभी तो वह सड़क के समतल होने का फायदा उठा रहा था। थोड़ी देर पहले चढ़ाई आने पर उसे 3 पहिए और पैडल होने के बावजूद नीचे उतरकर पैदल ही मुझे खींचना पड़ा था। उसकी पूरी देह भार से तिरछी हो गई थी। मैंने चढ़ाई खत्म होने तक उतरने के लिए कहा था, पर उसने मना कर दिया था। बोल रहा था, इतनी सी तो है, बैठे रहिए साहब। मैं बैठा रहा
उसकी देह के तनाव और तिरछेपन से खींचे जाते वजन को नापने की असफल कोशिश करते हुए हम सब भी शायद भीतर से इतने ही तिरछे होते हैं। इस दौरान मेरी निगाहें उसके पैर पर टिकी हुई थी। बेकार टायर के पट्टे और तल्ले से बनी हुई उसकी चप्पलें सड़क पर मजबूती से पकड़ बनाए हुई थी। कदम कदम करके चढ़ाई खत्म हो गई थी, अब ढाल आ गई थी। अब वह बिना पैडल मारे गद्दी पर बैठा हुआ था। पीठ का ढीलापन शायद पसीने की ठंडक सूख रहा था। हर चढ़ाई के साथ ढाल का जुड़ा होना थकान का सुख बढ़ा देता है। न मालूम क्यों मुझे ये सड़कें अजीब लगती हैं। बनाई तो इंसान की ही होती हैं, पर कभी एक सी नहीं होती। कभी चढ़ाई, कभी ढाल, कभी पतली, कभी चौड़ी, तो कभी भीड़ से भरी गड्ढे वाली। हमेशा ढाल न होना शायद सड़कों की खासियत है, और हाँ, मोड़ों का होना भी। पता नहीं कहां से कहां जुड़ जाती हैं, सबके लिए अलग अलग जगह तक जाती हैं। सबने अपने अपने ठिये बना रखे हैं इन सड़कों पर पते और नाम के साथ। सुबह सुबह का समय था, सड़क सुनसान सी ही थी। सड़क पर उदास शहर का बीता दिन अंधनींदी हालत में अभी भी रात की करवट बदल रहा था। कभी कभार कोई दूधिया दूध के कनस्तर लटकाए भन्नाते हुए मोटरसाइकिल से निकल जाता था। दोनों ओर लटके घिस घिस कर चमकाए अल्मुनियमी कनस्तर उस फटीचर बाइक पर सामंतवाद की धौंसिया लदान से लगते थे, और दूधिया कम्युनिस्ट। एकाध जगह बीच सड़क पर सो रहे कुत्ते को रिक्शे वाले ने घंटी बजाकर हटाया था। उनमें से अधिकतर झट से उठकर सड़क के किनारे पहुंच गए थे। मजेदार बात यह थी कि कोई भी भौंका नहीं था। शहर के कुत्ते शायद भौंकते नहीं हैं, वे बस आपस में एक दूसरे को सूंघने और चाटने में ही व्यस्त रहते हैं, वो भी बस अपने गुट तक ही सीमित। वे तभी भौंकते हैं जब कोई गैर कुत्ता उनकी सीमा में घुसता है। घरों ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे। मकान अपने पड़ोस के मकान से अपरिचित से लग रहे थे, मानो उनमें कई दिन से बातचीत नहीं हुई हो। मैंने शहर में हमेशा एक दूसरे से कटे कटे से रहने वाले घर ही देखे हैं। मुंडेर और दीवार तो जुड़ती हैं, पर बोलचाल नहीं। सुबह से सन्नाटा पसरा हुआ था। चिड़िया और कौवे भी गायब थे। शहर हर रोज के उम्मीदे मातम में था। मैंने रिक्शे वाले की ओर नजर घुमाई। उसकी पीठ पर एक जालीदार बनियान, सिर पर गोल मटमैली टोपी और कमर पर चौखंटे छापे वाली नीली तहमत थी। 50 के पेटे में वह चुपचाप बोझ और नियत पैसे के बीच पैडल मार रहा था। वह स्टेशन के बाहर रिक्शे पर ही चादर ओढ़े सोता मिला था। क्या वह रात भर स्टेशन के बाहर ही था, घर नहीं गया था? मैं उत्सुक हो उठा। बातचीत की पहल करते हुए मैंने पहला आम तौर पर किए जाने वाला प्रश्न किया, आपका नाम क्या है चचा? कोई उत्तर नहीं आया। उसका शरीर नियत लय में बंधा चलता जा रहा था। उसकी पीठ अब मुझे मुंह चिढ़ाती लग रही थी। यह मेरे लिए असहनीय था। थोड़े ऊंचे स्वर में पुनः पूछा, आपने नाम नहीं बताया चचा? पूछने के थोड़ी देर बाद पैडल मारना रोककर उसने सिर हल्के से मोड़ा और बोला, आस्तीन का सांप। मैं बका उठा। थोड़ी देर तक इस नाम को पचाने में लगा रहा। क्या वह मुझे टालना चाहता था? वह फिर पैडल मारने लगा था। आखिरकार मेरे मुंह से जद्दोजहद फूट ही पड़ी, मतलब। लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ा रुककर मैंने फिर पूछा, समझ नहीं सका चचा, क्या कहना चाह रहे हैं? अपना आजकल का नाम बता रहा हूं साहब, बिना सिर मोड़े ही वह बोला। कहीं ऐसा भी नाम होता है? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं उत्सुक हो उठा था। बातचीत अब भूखे के लिए चावल पकने की पहले सीटी के इंतजार सी हो गई थी।
वही उतावली कि दूसरी सीटी के बाद चम्मच से सारी भाप निकालकर फट से कुकर का ढक्कन खोल दिया जाए। देखिए तो आगे कहीं सड़क किनारे कोई भट्टी सुलग रही हो तो चाय वाय पी जाए, मैंने कहा। उसके नाम में कई सलवटें थीं, जिन्हें शायद लंबे अरसे से सुलटाया ही नहीं गया था। सलवटों में सपने, रात और नींद के अलावा करवटें भी छिपी रहती हैं। उसने बमुश्किल अगले मिनट में ही रिक्शा एक टपरी के पास रोक दिया था। मिट्टी के लाल लाल कुल्हड़ों की बौनी प्राचीरों के पीछे चाय का जला भुना काला पतीला अपने पेट की चाय से भाप उगल रहा था। चाय वाला भी उसी पतीले जैसा ही लग रहा था। उलझे खिचड़ी बाल और मैली कुचैली अपना रंग भूल चुकी कमीज में वह उस टपरी में सांसें फूंक रहा था। आओ बाबूजी, आओ आओ, बस अभी ही चढ़ाई है, बिस्किट विस्कुट लीजिए तब तक। कहते कहते उसने रिक्शे वाले की ओर पुराना पेपर बढ़ाकर ईंटों पर टिके लकड़ी के फट्टे रूपी बेंच को फटक कर साफ कर लेने का इशारा किया। रिक्शे वाले ने पेपर से बेंच पर फट फुट करते हुए संकेत रूप में उसके साफ होने का संदेश दे दिया। मैं चाय वाले के पास वाले सिरे की ओर बैठ गया और रिक्शे वाला दूसरी ओर। हम दोनों के बीच की यह दूरी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छिपी रहती है। यह कमाई के अंतर की दूरी है जो अपने आप ही हर कहीं में मौजूद रहती है। तब तक चाय वाले ने हम दोनों के बीच की दूरी को 2 प्लेटों में मठरी और बिस्किट से भर दिया था। रिक्शे वाले को लेने का इशारा करते हुए मैंने एक मठरी उठा ली। उसने बिस्किट लिया और उतरने लगा। मैंने अब उसका चेहरा ध्यान से देखा। 50-60 के बीच की उम्र के वहां ढेरों हस्ताक्षर थे। ठोड़ी को ढके हुए छोटी सी दाढ़ी पतली सी मूंछ के 2 सिरों को पकड़कर लटकी हुई थी। बालों में खिचड़ी पक चुकी थी। आंखें अगल बगल झुर्रियों को लपेटने लगी थी। गाल रिक्शा खींचने के कसाव से हड्डियों पर चिपका हुआ सा था। नाक का अगला हिस्सा मोटा और गोल तथा लटका हुआ था। नथनों की चौड़ाई हवा खींचने के हिसाब से फैल चुकी थी। होठों के दोनों सिरे नीचे को दबे हुए स्वभाव के बिचकानेपन को दिखा रहे थे। लगता था उसने काफी सालों से मुस्कुराया नहीं है। खाली आसपास पर मुंह ही बिचकाता रहा है। आंखों में उल्लास नहीं था। एक उदास पीला अजनबीपन सा था। शायद काफी समय से उसकी किसी से आंखें मिलाकर बात करने की आदत छूट चुकी थी। वे अपने आप तक ही सीमित लग रही थीं। मैंने उसकी सीमाओं को तोड़ने के लिए फिर टहुका। क्या कह रहे थे चचा? उसने बिस्किट पूरा मुंह में डाल लिया और कार की डेड बैटरी की तरह मुंह ही मुंह में कुछ तो बोला। मुझे अपनी तरफ ही देखता पाकर उसने हाय सी भरी। क्या कहा बाबूजी? वही तो जो अब सब मुझे कहते हैं। लेकिन कोई किसी को ऐसा कैसे कह सकता है? बताइए क्या बात है? बाबूजी, आपके कोई औलाद है? हाँ चचा, एक बेटा था। अरे क्या हुआ? कैसे गुजर गया बाबू? कुछ नहीं चचा, वक्त ही खराब था, नहीं रहा, अब और क्या कहूं। मेरे उत्तर से वह समझ गया कि मैं अपने बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वो आगे बढ़ा। क्या आप उसकी जान ले सकते हैं बाबू साहब? अब वह अपने दुख में जज्ब था। नहीं, कभी नहीं। मैंने मारा है अपनी बेटी को, मेरी नफीसा को। आवाज में भीगापन तारी हो चुका था। यह नाम सुनकर मैं सतर्क हो उठा। अपनी आवाज और व्यवहार को संयत रखते हुए बिना किसी अचंभे और अचकचाहट को सामने लाते हुए फिर पूछा, ऐसा कैसे चचा? मैं बीच में व्यवधान नहीं लाना चाहता था, इसलिए स्वयं को संक्षिप्त ही रख रहा था। सामान्य लगने के लिए चाय की सुर्री वाली चुस्की ली। वह मेरी ओर नहीं देख रहा था। उसके दोनों हाथों में फंसे
कांच के कप पर उसकी पकड़ को कसते हुए मैंने महसूस किया था। गला घोंट दिया था अपनी नफीसा का। यह सुन मैं चुप रहा, क्योंकि अब वह अपने जीवन के उसी समय को दोहराने वाले उन शब्दों से जुड़ चुका था जिन्हें वो मन ही मन न जाने कितनी बार दोहरा चुका होगा। मेरी फूल सी बेटी थी, एकदम मखाने सी सफेद और पानी जैसी मिलनसार, जिसे पहले इन्हीं हाथों से उसे रुखसती दी और बाद में इन्हीं हाथों से सुपुर्दे खाक भी किया। कितनी खुश थी बावली उस दिन, बुलबुल सी चहक रही थी जब मैंने उसकी पसंद के लड़के से शादी की हामी भरी थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया था चचा? बाबूजी, मोहब्बत एक ऐसी नेमत है जो कमसनी की उम्र में ही दरख्त बन जाती है। हमारी नफीसा में भी उसी दरख्त ने जड़ें जमा ली थीं, और जड़ें कितनी गहरी थीं इसका अंदाजा हमें तब हुआ जब 18 की होते ही उसने हमें अपने एकांत में अपनी पसंद को जाहिर करके बताया था और शादी की इजाजत मांगी थी। क्यों, क्या वो पढ़ नहीं रही थी? बाबूजी, खूब तेज थी पढ़ाई में बिटिया हमारी, हर जमात में सबसे आगे। हमने उसकी पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि परिवार में इस बात पर काफ़ी बहस भी होती थी। हमारा खानदान मौलवियों का खानदान है, इसलिए उसको ऊंची पढ़ाई के लिए कॉलेज भेजने को लेकर घर के बड़े बुजुर्गों में खूब चिक होती थी। इस सब से ऊपर हमने अपना घर ही बदल लिया था, लेकिन उसकी मोहब्बत वाली बात ने पूरे खानदान में तहलका मचा दिया था। इश्क और मुश्क कब छिपे हैं बाबू साहब? हम भी तब मौलवी ही थे। हमारे कायदे और रवायात कौम के लिए नज़ीर माने जाते हैं। ऐसे में यह मामला और भी संगीन हो गया था। क्यों चचा, मामला संगीन क्यों हो गया? क्या मसला हो गया? अल्लाह के खेल निराले हैं, उसकी निजामत को कौन समझ सका है। हमारा मोहल्ला मुस्लिम रहाइश थी, और जहां हमने अपने परिवार के खिलाफ जाकर नफीसा की पढ़ाई के लिए दूसरा घर लिया था, वह पहले के मोहल्ले से सटा हुआ ही था, लेकिन हिंदू आबादी थी। उस घर से हमारे पुराने घर की छत नजर आती थी। हालांकि मैं मौलवी था, पर मुझे औरत जात पर नाफिज हुसूल और तमाम तरह की पाबंदियों से गुरेज था। इसके चलते जब नफीसा ने कहा कि वो बुर्का नहीं पहनेगी, तो मैंने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उसकी बात मान ली थी। इस बात पर मोहल्ले के बाकी कई बुजुर्गान से मेरी हाय तौबा भी हुई थी। पूरे मोहल्ले में लोग पीठ पीछे सुगबुगाते रहते थे। मेरी कई ऐसी बातें लोगों को नागवार गुजरती थीं। चूंकि मस्जिद जहां मैं पढ़ाता था पुराने मोहल्ले में ही थी, इसलिए वहां तो आना जाना होता ही था। हमारा दूसरे मोहल्ले में जाना कईयों की नज़र में चढ़ गया था। तब तो कई जानबूझकर पीछे से ऊंची आवाज़ में तंजिया मजाक करने लगे थे। कुछ को तो हमारी निगहबानी का काम भी सौंप दिया गया था। निगहबानी भी? ऐसा क्या हो गया था चचा? हमारे मुआशरे में किसी भी पत्ते का अलग रंग तुरंत सबकी नज़र में आ जाता है। एक तयशुदा तरीके से अलहदा कुछ भी अगल बगल में कांटे उगाने लगता है। भीड़ से अलग सोच हमारे यहाँ जहीनियत की नहीं, शक की नुमाइंदगी करती है। आम मुसलमान को तो शायद नज़रअंदाज भी कर दिया जाता, पर हम थे मौलवी। हमारे लिए तो अलग रंग ढंग रखना तलवार की धार पर चलना हो गया था। हमारा खुले दिमाग का होना ही हमारी बदकिस्मती बन गया। इस नए मोहल्ले में आने के बाद नफीसा खुश रहने लगी थी। उसकी एक मुस्कान मेरे लिए दिली सुकून की इंतहा थी। उसके मुस्कुराते चेहरे पर मेरी सारी दौलत कुर्बान थी। धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस में उसकी कई सहेलियां बन गईं। वह उनके साथ होली दिवाली भी मनाने लगी थी। वे हमारे त्योहार में शिरकत करती। यह बात उन निगाह बीनी वालों की नज़रों से कब छुपी रहती। बात मस्जिद कमेटी तक पहुंच गई थी। हैं? इतना घुलना मिलना, इतनी दिक्कत वाली बात हो गई चचा? हाँ बाबूजी, जिस तरह से लोगों ने माहौल बदलना शुरू किया, उसने जीवन में ऐसे रंग भर दिया, ऐसा रंग भर दिया जो खुशनुमा नहीं था। तंग दिली का ऐसा स्याह रंग जो ऐसी फूंद से बनता है
जो अपने नीचे की किसी भी तरह की सतह को गहरे हरे रंग की परत से जकड़ लेता है। मस्जिद कमेटी ने मुझे वक्ती हालात से वाकिफ कराया, मुझे बताया कि किस तरह से होली दिवाली मनाती मेरी बेटी के पैर दहलीज से बाहर जा चुके हैं। मुझे ताकीद किया गया कि उसे हद में रखना जरूरी है। मामले में गैर मुस्लिम तबके का दखल होने से गुफ्तगू में तलखी छिपी धमकियों के दखल तक पहुंच गई थी। अचानक ही ऐसा लगा कि मैं उनका हिस्सा नहीं हूँ। सभी न जाने क्यों मेरे खिलाफ थे। उस दिन मैंने अपनों को भीड़ में बदलते देखा। मैं था तो सबके बीच, लेकिन अपने आप को काट दिया गया महसूस कर रहा था। उस दिन ही मैंने भीड़ में कहीं पीछे से उभरे स्वर में आस्तीन का सांप पहली बार सुना था। मैं अपने ही लोगों के बदले रुख से सकपका गया था, लेकिन उस समय मैं शांत रहा और दुआ सलाम करके चुपचाप घर वापस आ गया था। घर आया तो नफीसा ने नाराज और परेशान देखकर वजह पूछी। मैंने सिलसिलेवार उसे वाकया बताया। सारी बात सुनकर वह कुछ देर शांत रही और फिर उसने तफसील से अपनी पसंदगी जाहिर की। वो लड़के के परिवार वालों से मिल चुकी थी। लड़का एक लौता था। वह उनका कई शहरों में व्यापार था। लड़का और उसका परिवार उसे अपनाने व विवाह के लिए भी तैयार था। वे मुझसे बात करने के लिए मुझसे मिलना चाहते थे। बात कहाँ तक पहुँच चुकी थी यह जानकर मुझे काठ मार गया था। मैं बदहवास बुत सा सब सुनता रहा। जब मेरे कंधे उसके आंसुओं से भीग गए तब मैं संभला था। उसके झरझर बहते आंसुओं में मेरे भीतर का मौलवी कहीं बह गया था। मैं अब केवल अब्बू था। मैं अपनी दिले अजीज दुख्तर को फूट फूट कर रोते बिल्कुल नहीं देख सकता था। उस बिना अम्मी की बच्ची को कैसे पलकों पर बिठा कर पाला था मैं ही जानता था। जो वो करने को कह रही थी वो इस्लाम की नज़र में गुनाह अजीम था। मैं आने वाले तूफान की दस्तक देख रहा था। मुझे पता था यह तूफान क्या क्या बहा कर ले जा सकता है। केवल मेरी ही नहीं बल्कि कई घरों की तबाही भी मुमकिन थी, लेकिन मेरी बेटी की मुस्कान मेरी पतवार थी। असलियत में यह मेरे अब तक के वजूद से जंग थी जिससे मैं अभी तक भागते छिपते लड़ रहा था। मुझे अपना वह हिस्सा खुद से अलग करना था जो मुझे रवायती सरहदों में जकड़ कर रखता था। मुझे एक अलग किस्म की पोशाक पहनाता था। मेरी सोच को बेड़ियों में रखता था। मेरी जुबान को भी अपने हिसाब से बोलने देता था। मैं मेरी बेटी की तरह ही किसी किस्म का बुर्का नहीं ओढ़ना चाहता था। आज उसको सुनने के बाद मुझे लगा कि वह तो वही बोल रही है, वही कह रही है जो मैं अपने अंदर न जाने कब से खुद से बोलता रहता था। मुझे अब मेरी बेटी के साथ साथ खुद के लिए भी लड़ना था। ये तो बड़ी मुश्किल बात थी, और वह भी आपके लिए, वह भी आपके लिए। पर मैंने मौलवी होने के कारण ज्यादा जोर दिया था। पर बीच में टोकना उसे एक सांस भर की फुर्सत देने के लिए भी था। माहौल भारी हो चुका था। अब न वह उठ सकता था और न मैं। वह अपनी जिंदगी की कहानी के भीतर था और मैं उसके लफ्ज़ों को जोड़ने का सबब बनकर साथ चल रहा था। सबके पास यादों का एक होलडाल होता है जिसमें चलते सफ़र के लिए ज़रूरी सब सामान बंधा होता है। लालटेन और ढिबरी भी, जो आजकल भले ही अप्रासंगिक हैं, पर यदा कदा काम आ ही जाते हैं, क्योंकि बिना बल्ब वाले अंधेरे कमरे हम सब के अंदर आज भी हैं, जिनमें कहीं खूंटी होती है, कहीं देहरी तो कहीं ताखे। कहीं जाने के लिए लालटेन लगती है तो किसी कमरे के लिए ढिबरी। आज मैं ढिबरी थामे उसके साथ साथ बढ़ रहा था। एक उसास के साथ वह फिर आगे बढ़ा। मुश्किल तो इतनी बड़ी थी कि तब मुझे भी पता नहीं था बाबूजी।
मैं जिस तरह की धमकियों के बीच से उठकर आया था, उसके मद्देनजर मैं जानता था कि अब थोड़ी सी भी देर करना बेअक्ली होगी। अतः उसी दिन ही मैंने अपनी बेटी से उस लड़के के घर वालों से बात की। काफ़ी देर की बातचीत के बाद मैं उन्हें यह समझाने में सफल रहा कि मैं इस शादी में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर वे रजामंद हैं तो मैं अपनी बेटी उन्हें जरूर दे सकता हूँ। मेरी नामौजूदगी ही सबके लिए बेहतर होगी। कहते कहते उसका गला अटका सा था, उसकी आंखें जमीन पर गड़ी हुई थीं, शरीर बंद घड़ी सा हो चुका था। मुझे अपनी सांस रुकती सी महसूस हो रही थी। हम दोनों के चाय के कप आधे चौथाई अवस्था में ठंडे पड़ चुके थे। चाय वाला उन्हें हमारे हाथ से ले गया था और नए लबालब भरे गर्मा गर्म कप हमारे बीच रख भी गया था। मैंने एक नज़र उनसे उठती हुई भाप पर डाली, वैसी ही भाप अब हम दोनों के मन में भी थी। मैंने चचा को कप पकड़ा दिया और बोला, फिर क्या बाबूजी? उसी सुबह मुंह अंधेरे नफीसा को मैंने घर से भेज दिया। वो उस लड़के के साथ कलकत्ते चली गई। मैंने अपनी बिरादरी से बोल दिया कि लड़की घर से भाग गई। बहुत आफत हुई, पूरा खानदान ही मेरे खिलाफ हो गया। मोहल्ले जमात की तो बात ही छोड़ दो। जहाँ मैं रह रहा था वह घर मुझे बमुश्किल 2-3 दिन में ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे मोहल्ले और घर के लोग वहाँ अक्सर गाली गलौज और लड़कियाँ उठा ले जाने की धमकीबाजी करने आते थे। अड़ोस पड़ोस के लोगों के कहने और उनकी सलामती के लिहाज से मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया था। अपने मोहल्ले में लौटा तो था, पर किसी ने भी रुकने न दिया। रोज की छींटाकशी, लानत मलामत ने जीना दूभर कर दिया। लोगों ने बच्चे पढ़ने भेजने बंद करा दिए। दुकान से रोजमर्रा का सामान खरीदना भी मुहाल हो गया। मजबूरन 15-20 दिन में ही मुझे वहां से आस्तीन का सांप बनकर निकलना पड़ा। गनीमत यह रही कि उस लड़के को केवल नफीसा के साथ कई बार देखा गया था। उसका घर दूर इलाके में था, इसलिए उसके घर का पता किसी के पास नहीं था। इस कारण बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। उसके घर वालों ने महीने भर में ही दोनों की शादी करा दी थी। मेरे लिए शादी की रात का हवाई टिकट करा दिया था। उनकी तरफ से एक आदमी आया था, मुझे साथ लेकर गया और अगले ही दिन फिर वापस छोड़ गया था। वे लोग तो मुझे कलकत्ते में ही रह जाने को कह रहे थे, लेकिन मेरी खुददारी को ये गवारा न था। अपनी बेटी को दुल्हन बना देखना ही मेरे जीवन भर की तसल्ली हो गई थी। उसे खुश देखकर मेरी रूह को सुकून था कि अब वो अपने मनमाफिक जिंदगी जिएगी। उसे लाल जोड़े में देखना मेरे लिए जन्नत सरीखा था। मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई थीं। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था। उसे सीने से लगाकर ढेरों दुआएं देकर मैं अपनी जहन्नुम में लौट आया था। शुक्र है सब ठीक रहा चचा। कहाँ बाबूजी, हमारे यहाँ लोग भूलते नहीं। हमारे और हमारी बेटी के नाम फतवा जारी हो गया था, और फतवा पूरा करना हर हक परस्त की जिम्मेदारी होती है। इसलिए मैंने इस सबसे दूर शहर के दूसरे हिस्से में ठिया ढूंढ लिया था। छोटे मोटे काम करके अपने दिन गुजारने लगा था। कभी कभार फोन पर बेटी के हाल चाल मिल जाते थे। उसकी शादी के 1.5-2 साल बाद लड़के के परिवार वालों ने नफीसा के बेटे के जन्म संस्कार के लिए नाते रिश्तेदारों और व्यापारी मित्रों को निमंत्रण पत्र भेजा था। वो निमंत्रण पत्र कहीं से हमारे मोहल्ले तक पहुंच गया। शहर तो उनका भी यही था। सब परिवार इस मौके पर यहाँ इकट्ठा हुआ था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला था। फतवे को कोई भी पूरा कर सकता है बाबूजी। सो वही हुआ। 2-3 लोगों ने उस दिन रात ढलते ही हमला कर दिया। इतना अरसा बीत जाने के बाद कोई भी तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। औचक हमले में नफीसा को खत्म कर दिया गया। चीख पुकार से उनके आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए और हमला करने वालों को घेर कर पकड़ लिया। उसी रात इस घटना ने विकराल रूप ले लिया। पकड़े गए हमलावरों के परिवार और उनके आसपास के घरों को भीड़ ने जला डाला। खूब कत्लेआम हुआ। कर्फ्यू लग गया।
मैं वहाँ गया नहीं था, इसलिए बच गया। जो हमलावर थे उनमें जो अधमरी मरी हालत में मिले उन्हें पुलिस उठा ले गई थी। बाद में उनकी निशानदेही पर कई गिरफ्तारियां हुई। सुनने में आया था कि हमलावरों में से एक बच गया था और उसे कत्ल के मामले में 13-14 साल की सजा हुई थी। मामला कई साल तक ठंडा नहीं हुआ था। अपनी नफीसा की रुखसती मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखी। मेरी बच्ची केवल हंसते मुस्कुराते ही तो जीना चाहती थी, लेकिन उसे इन वाहियात उसूलों के फंदे में आकर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कहते हुए उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। 1-2 सांस ठहर कर वह फिर बोला, इस दंगे ने शहर के मन को बदल दिया था बाबूजी। उसके बर्ताव और आंखों में शक भर गया था। एक दूसरे से लोग कटने लगे थे। आपसी लेन देन, बोलचाल, व्यवहार में अंतर आने लगा था। लोगों ने मेरी शक्ल और पहनावे से मुझसे किनारा करना शुरू कर दिया था। पहले तो मैं अपने मोहल्ले में खाने कमाने के लिए तरसा था, लेकिन अब वही हालात पूरे शहर के हो गए थे। मुझे कई दिन तक भूखा रहना पड़ा था। अक्सर पीठ पीछे आस्तीन का सांप भी सुनने को मिला था। लोगों की बदली नजरों ने मुझे शहर में अकेला कर दिया था। पैसे न होने के कारण मुझे अपना यह ठिकाना भी छोड़ना पड़ा। अपने मोहल्ले जा नहीं सकता था, इसलिए स्टेशन पहुंच गया। वहाँ सब अजनबी होते हैं, उन्हें घर पहुंचने की जल्दी होती है, इसलिए चेहरा और पोशाक बाद में देखते हैं। अब मुझे स्टेशन ही अच्छा लगता था। वहाँ कम से कम खुद को जिंदा इंसान तो समझ पाता हूँ। अब बस नफीसा को याद करता हूँ। सुबह शाम खुदा का शुक्र अदा करके 1-2 टिकट ठोक पीट कर खा लेता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ और वहीं स्टेशन के बाहर ही सोता बिछाता हूँ। बस यही कहानी है बाबूजी। कहकर वो शांत हो गया था। मैं उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने चाय की ओर इशारा किया। उसने चाय 2 घूंट में खत्म कर ली और चलने का इशारा किया। वह शायद मेरे दुख और सांत्वना के प्रत्युत्तर को नहीं सुनना चाहता था, लेकिन इतना तो तय था कि वह अब खुद को हल्का महसूस कर रहा था। मैंने सहमति में सिर हिलाया और चाय वाले को पेमेंट कर रिक्शे पर आकर बैठ गया। पूरे रास्ते हमारे बीच सन्नाटा पसरा रहा। मेरी रुचि अब अगल बगल से हट चुकी थी। सड़क पर अब चहल पहल बढ़ गई थी। मेरा मोहल्ला आ गया था। गली सकरी थी, इसलिए मैंने उसे वहीं रोक लिया था। उतरकर उसे तय किए पैसे दिए। पैसे जेब में रखते हुए वह बोला, बाबूजी, मैं भी कभी इसी मोहल्ले के पल्ले तरफ वाले हिस्से का बाशिंदा था। अच्छा, किस नाम से चचा? मैंने नाम पूछा था। मौलवी इरफान खान। फिर वह अपने आप पर ही हंसने वाली हंसी सुनाकर रिक्शा मोड़कर चला गया था। अगले दिन अखबार में स्टेशन के बाहर एक बूढ़े रिक्शे वाले की हत्या की खबर छपी थी। धन्यवाद।